हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 15। रंजीत की बात सुनकर रत्ना किसी भी प्रकार के रिएक्शन नहीं देती, यहाँ तक कि वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। चैम्बर से निकलकर सीधे ऑफिस से बाहर आकर अपने ड्राइवर को कॉल लगा देती है। थोड़ी देर में ड्राइवर कार लाकर रत्ना के सामने खड़ा कर देता है। रत्ना कार में पीछे सीट पर बैठकर मालती को कॉल लगाती है। मालती फ़ोन उठाकर कहती है, जी मैम। रत्ना कहती है, मैं भी रंजीत के ऑफिस से निकल कर आ रही हूँ। बहुत घमंड है साले को, उसके पद और पैसे घमंड निकालना होगा। मालती कहती है, मैम उसे मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। उसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसकी जगह सिर्फ जेल है। रत्ना कहती है, तुम चिंता मत करो, कुछ ठोस सबूत अगर हाथ से मिल जाए तो तुम जैसी पीड़ित कोई और लड़की तो इसे निपटा देंगे। मालती कहती है, मैं पता लगा रही हूँ, चुप नहीं बैठी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद, रंजीत को जेल। रत्ना, ओके, तुम भी ट्राई करती रहो, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। चलो ठीक है, अब रखती हूँ, मेरा एक कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं, कहते हैं फ़ोन कट कर देती है। उधर रंजीत रत्ना के ऑफिस से निकल जाने के थोड़ी देर बाद दिल्ली में पोस्टेड रंजीत का मार्केटिंग मैनेजर अतुल श्रीवास्तव चैम्बर में आ जाता है। रंजीत मुस्कुराते उसकी ओर देखकर कहता है, आओ अतुल आओ, कब आए मुंबई से? अतुल अंदर आकर पहले रंजीत से हाथ मिलाता है और कहता है, आज सुबह मेल से पहुँचा हूँ। अतुल अपने साथ दिल्ली सरकार की तरफ से स्टेशनरी और प्रयोगशाला से संबंधित मटेरियल सप्लाई का 17 करोड़ का टेंडर का ऑर्डर और बाकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल रंजीत को देते हुए कहते हैं, रंजीत सर, अगले महीने की 1 तारीख से जो सरकार द्वारा पहली लिस्ट स्कूल और कॉलेज की जारी हुई है उन्हें भेजना शुरू करना है। रंजीत कहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, भिजवा सकते हैं। रंजीत थोड़ा रुक कर कहता है, अतुल तुम्हें कम से कम 3 महीने के लिए मुंबई में रहना होगा, उसके बाद दिल्ली चले जाना। यहाँ अभी तुम्हारे सख्त ज़रूरत है। तुम्हें तो मालूम है चित्रा राजपूत ने जॉब छोड़ दिया। दूसरी सप्लाई विंग में प्रियंका का मर्डर हो जाने से और कंप्यूटर सेक्शन के अशोक वागले के अरेस्ट हो जाने से मटेरियल सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। अतुल पूछता है, सर वागले ने प्रियंका मर्डर कर दिया ना? रंजीत, हाँ, पहले तो हमने सोचा था कि प्रियंका ने सुसाइड किया है, पर वागले ने प्रियंका को छत से धकेल दिया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अतुल अफसोस करते हुए, वो हो, प्रियंका बहुत अच्छी महिला थी। लास्ट टाइम में मैंने उसके साथ अपनी दिल्ली में एक मीटिंग में देखा था। अतुल को रंजीत के यासी के सारे किस्से मालूम थे। उसे यह भी मालूम था कि प्रियंका के साथ भी रंजीत के सेक्सुअल संबंध थे। रंजीत आंखें चुराते हुए कहते हैं, हाँ, अब तुमको यहाँ रहकर तीनों के कामों को देखना होगा और मैक्सिमम आउटपुट देना होगा जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो जाते हैं। अतुल कहता है, ठीक है सर, यह तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। यहाँ मेरा घर भी है, मम्मी पापा भाई बहन सब यहीं हैं। रंजीत कहता है, हाँ मुझे मालूम है, वह शायद कल्याण में रहते हैं। आपको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, आप वर्ली के लक्ष्मी अपार्टमेंट में हमारे चाचा के घर अपनी मिसिस और बच्चों के साथ रहना होगा। कल्याण से आप रोज़ ऑफिस के लिए अप डाउन नहीं कर पाओगे, ठीक है? अतुल खुश होकर कहता है, सर एक ही झटके में आपने मेरी समस्या हल कर दी, आपने मेरे मुँह की बात छीन ली। रंजीत कहता है, कंपनी को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे सप्लाई ऑर्डर और मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, सभी को इस महीने में निपटा दो। यदि कोई अच्छा मार्केटिंग स्किल्स का आदमी हमें मिल गया तो तुम्हारी जगह उसे दिल्ली में पोस्टिंग करा देंगे और तुम्हें मुंबई में ही परमानेंट कर देंगे। अतुल रंजीत की बातों से गदगद हो जाता है, कहता है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत कहता है, चलो ठीक है, आज तुम आराम करो, कल से आकर अपना काम संभाल लेना, और हाँ, आज या कल संध्या से लक्ष्मी अपार्टमेंट के मकान की चाबी ले लेना। अतुल कहता है, ठीक है सर, मैं मांग लूँगा। थोड़ी देर बात करने के बाद अतुल चाय पीकर चैम्बर से निकल जाता है। अतुल दिल्ली में अपनी पत्नी सुनीता और 1 साल की बेटे के साथ रहता था और कंपनी के कामों को देखा करता था। अतुल रंजीत का खास बंदा था। चित्रा राजपूत के जॉब छोड़ने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केटिंग टीम के मैनेज करने में समस्या आ रही थी, इसलिए रंजीत अतुल को काम के सिलसिले में दिल्ली से वापस मुंबई आने को कह दिया था। शाम को हमेशा एक तरह अपने रूटीन कार्यक्रम अनुसार रंजीत पब जाता है, जहाँ जाकर 3-4 पैक मारता है और उसके बाद फार्म हाउस आ जाता है। आज उसका मन ठीक नहीं था, इसलिए उसने किसी भी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं किया था। फार्म हाउस में आने के पीछे रंजीत का एक मकसद और था। यहाँ आकर अपने 2 नंबर के गुंडे बदमाश से जो रंजीत के लिए काम करते थे, उनसे रात के 9 बजे के बाद से बात करके उन्हें मैनेज करना होता है। इस काम के लिए यहाँ पर एक मोबाइल हमेशा रखा हुआ होता है। फार्म हाउस में रंजीत का पुराना मोबाइल हमेशा चार्जिंग में रखा होता है, पर आज इस फार्म हाउस एरिया में कल रात से बिजली नहीं होने से डिस्चार्ज हो गया था। मोबाइल देखकर उसका मूड खराब हो जाता है
वो कमरे को बंद करके फार्म हाउस से निकलकर घर आ जाता है। घर में रंजीत का भाई अजीत हॉल में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। रंजीत के पिता कमरे में आराम कर रहे थे। रंजीत की बूढ़ी दादी भी साथ में रहती थी, जो अपने कमरे में सोई हुई थी। खाने बनाने वाली मैड रात का डिनर बना कर जा चुकी थी। जैसे रंजीत हॉल में प्रवेश करता है, अजीत खड़े होकर अपने बड़े भाई से कहता है, से मुझे वर्णिता दीदी के बारे में बात करनी थी, बहुत ज़रूरी है। अजीत आगे कहता है, भैया कॉलेज से आकर 2-2 घंटे अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है। मैं 2-3 बार उसे टोका पर कहती है, तुझे क्या करना है, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। भैया मुझे दीदी की बातों से लगता है वह सहेली से नहीं किसी लड़के से बातें कर रही है। रंजीत अपने भाई की बात को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है, वह कुछ सोच रहा था। अजीत फिर कहता है, भैया अगर आप दीदी को कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं यह बात पापा को बता दूंगा। रंजीत कहता है, अरे नहीं पापा को कुछ मत बताना, वह वर्णिता को खूब प्यार करते हैं, उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। मैं वर्णिता से बात करता हूँ, अभी मैं पी कर आया हूँ, नशे में हूँ। अभी मैं जो भी बात करूँगा वह सोचेगी मैं दारू के नशे में बोल रहा हूँ। कल सुबह उससे बात करता हूँ। अब तुम वर्णिता के लिए टेंशन मत लो, मैं उससे टैकल कर लूँगा। तभी कमरे से निकल कर वर्णिता आ जाती है और कहती है, अरे भैया आज तो जल्दी आ गए, चलिए आप तैयार होकर आ जाइए, आज डिनर सब साथ में करते हैं। फिर वह अजीत से कहती है, अजीत तुम पापा को बुला लाओ, मैं खाना परोसने की तैयारी करती हूँ। अजीत और रंजीत वहाँ से चले जाते हैं। वर्णिता किचन में चली जाती है। उनकी दादी भी किचन में ही थी। डाइनिंग टेबल पर पांचों बैठकर खाना खाते हैं। रंजीत खाना खाते वर्णिता की ओर देखता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि अजीत का शक क्या सच में सही है, क्या वह किसी लड़के से प्यार करती है। तभी वर्णिता रंजीत से पूछती है, भैया सब्जी दूँ? रंजीत हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं कहते अपनी नज़रें वर्णिता से हटा लेता है। रंजीत मन में सोचने लगता है, अगर वह सचमुच तो किसी लड़के से प्यार करती है तो वर्णिता के बर्बाद होने से पहले उसे रोकना होगा, वरना एक बार हाथ से निकल गई तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अजीत की बातों को गंभीरता से लेते हुए सुबह वर्णिता से बात करने का फैसला कर लेता है। 21 वर्षीय वर्णिता BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। फाइनल एग्जाम का समय था। वर्णिता अपनी माँ रेस में लोखंडे जैसे गोरी और खूबसूरत थी। चेहरे पर एक आकर्षण था। हाइट भी अच्छी थी, 5 फीट 3 इंच। उसकी आवाज़ सुरीली थी, बात करने का तरीका भी अच्छा था। कुल मिलाकर लड़कों को आकर्षित करने के सारे गुण वर्णिता में मौजूद थे। दूसरे दिन सुबह रंजीत पेपर पढ़ने के लिए हॉल में आता है। उसके आते उसकी मेड किचन से चाय लेकर रंजीत के सामने टेबल पर रख देती है। चाय पीते हुए अचानक वर्णिता से बात करने वाली बात याद आ जाती है। रंजीत न्यूज़पेपर को टेबल पर रखकर चाय का कप हाथ में लिए वर्णिता के कमरे में आ जाता है। वर्णिता कमरे में नहीं थी। रंजीत को बाथरूम से नहाने की आवाज़ आती है। जब रंजीत उसका वेट करने वही कमरे में स्टडी टेबल के सामने रखे चेयर पर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी वर्णिता के मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन कलर हो जाती है और स्क्रीन में बर्फीले पर्वतों का वॉलपेपर दिखने लगता है। साथ में व्हाट्सएप मैसेज की एक पट्टी लोग स्क्रीन के टॉप पर पॉपअप होता हुआ मैसेज रंजीत को दिखाई देता है। उसमें लिखा था, AK कॉल मी। मोबाइल साइलेंट मोड पर था, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रंजीत समझ जाता है कोई AK वर्णिता को कॉल करने को कह रहा है। रंजीत चाय की चुस्की लेते हुए सोचता है कि यह AK कौन हो सकता है, कोई लड़के या फिर कोई लड़का। रंजीत चाय खत्म कर चुका था। वह सोच रहे थे कि आज वर्णिता से बात करके ही छोड़ूंगा। अगर कमरे से उठकर चला गया तो काम और दुनिया भर के लफड़े में भूल जाऊंगा, ये सोचकर कमरे में बैठा रहता है। वर्णिता बाथरूम में नहाती रहती है। शायद उसने रंजीत के आने के 2 मिनट पहले ही बाथरूम में घुसी होगी। तभी वर्णिता का मोबाइल फिर से ब्लैक से कलर होता है। इस बार कॉल था AK कॉलिंग। लिखा हुआ कॉलिंग स्क्रीन पर दिखाई देता है। थोड़ी देर तक रंजीत मोबाइल को देखता रहता है और फिर अचानक मोबाइल उठाकर उसने ग्रीन कलर का मोबाइल आइकन को लेफ्ट से राइट की ओर स्वीप करके कान से लगा लेता है। दूसरी तरफ से AK नाम के लड़के की आवाज़ आती है, थैंक्स वर्णी, तुमने फ़ोन उठा लिया। सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, तुम्हें कॉल करने के लिए कई बार मैसेज भी कर चुका हूँ। क्या हुआ मेरी जान, इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ हो गई? ठीक है, कान पकड़ता हूँ, आइंदा इस प्रकार की बातें नहीं करूँगा। सॉरी वर्णी। सुन रहे हो ना वर्णी? उस सेकंड में खामोशी के बाद फ़ोन कट जाता है। शायद उस AK को शक हो जाता है कि यह कॉल वर्णिता ने नहीं किसी और ने उठाया है, क्योंकि फ़ोन उठाने के बाद इतनी देर तक वर्णिता शांत नहीं रहती। इतनी देर में वो गुस्से से कुछ बोल देती या गालियाँ बकने लगती। वो फ़ोन कट कर देता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 15। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।